India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। अग्निपथ योजना के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट। अगले हफ्ते होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया कि योजना है असंवैधानिक और गैर कानूनी। नए स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट। 11 जुलाई को सुनवाई। उद्धव ठाकरे गुट ने किया दावा, सचेतक को मान्यता देना अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में मुस्लिम पक्ष की दलीलें खत्म। वाराणसी जिला कोर्ट में 12 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। मद्रास में मेडिकल एडमिशन घोटाले की होगी सीबीसीआईडी जांच। मद्रास हाईकोर्ट ने की जांच की पुष्टि। India Legal presents Courts Roundup. सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की नई स्कीम पर बवाल के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो चुका है। अगले सप्ताह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था। कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। अग्निपथ योजना को लेकर 20 जून को एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कोर्ट से केंद्र की ओर से अग्निपथ योजना में भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। अर्जी में कहा गया था कि संसद की मंजूरी के बाद बिना लाई गई अग्निपथ योजना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ने के बाद वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है। इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। वहीं दायर याचिका में कहा गया है कि 2 साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर 4 साल में सिमट जाएगा। इस याचिका में आगे कहा गया है कि साल 2017 में 70,000 से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के बाद छात्रों को आश्वासन दिया गया कि नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, लेकिन अब इस योजना के लिए लाए जाने के बाद से इनका करियर दांव पर है। वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी है। थल सेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई है, तो वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई है। इस भर्ती में 17.5 साल से 21 साल तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। हालांकि इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। ये भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। बता दें कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों में आगे नामांकन के लिए चुने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। चयन सरकार का अन्य क्षेत्राधिकार होगा। मेडिकल ट्रेडमैन को छोड़कर भारतीय वायुसेना के नियमित कैडर में एयरमैन के रूप में नामांकन केवल उन्हीं कर्मियों को दिया जाएगा जिन्होंने अग्निवीर के रूप में अपनी सेवा की अवधि पूरी कर ली है। हर अग्निवीर को भर्ती के साल 30,000 महीने तनख्वाह मिलेगी। इनमें से 70% यानी 21,000 रूपए उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रूपए अग्निवीर कॉम्पर्स फंड में जमा होंगे। इस फंड में इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़ाकर 33,000, तीसरे साल 36.5 हजार तो चौथे साल 40,000 रूपए हो जाएगी।
4 साल में उसकी कुल बचत करीब 5 लाख रुपए होगी। वहीं सरकार की ओर से भी इतनी ही रकम जमा की जाएगी। नौकरी पूरी होने के बाद ये रकम ब्याज समेत मिलेगी, जो करीब 11,71,000 रुपए होगी। ये रकम टैक्स फ्री होगी। सेवा के दौरान शहीद होने या दिव्यांग होने पर आर्थिक मदद का प्रावधान भी है। अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे सेवा निधि समेत 1 करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज समेत दी जाएगी। इसके अलावा बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान डिसेबल यानी दिव्यांग हो जाता है तो उससे 44 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा। 4 साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जो 11,71,000 है। ब्यूरो रिपोर्ट। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप ने एकनाथ शिंदे ग्रुप द्वारा शिवसेना के चीफ व्हिप में रूप में नामित व्हिप को मान्यता देने वाले नव निर्वाचित महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर की कार्यवाही को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मुद्दे पर फौरन सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया। सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि शिंदे द्वारा नामित व्हिप को मान्यता देने का स्पीकर के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी भी शिवसेना की आधिकारिक पार्टी के प्रमुख हैं। पीठ ने 11 जुलाई को मामले की सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की, जिस तारीख को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में अन्य 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। महाराष्ट्र का मामला अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट की ओर से नए स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जे.के. माहेश्वरी की वेकेशन बेंच के सामने सोमवार को ये मामला उठाया। अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन करते हुए चीफ व्हिप और दल के चुने हुए नेता को हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, स्पीकर को व्हिप को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं। स्पीकर ने कल आधी रात को व्हिप का चुनाव किया, जो सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हमारे पास अभी इस मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं हैं। उचित होगा कि इस मामले को 11 जुलाई को इससे जुड़े बाकी मामलों के साथ सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप लगाया कि ये कदम सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के खिलाफ है। शिवसेना का कहना है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के नेता हैं। चीफ व्हिप नियुक्त करना पार्टी का काम है, न कि स्पीकर का। इसलिए नए चीफ व्हिप की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। शिवसेना ने स्पीकर के द्वारा नए चीफ व्हिप की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में एक दिन पहले नए स्पीकर के रूप में राहुल नार्वेकर का चुनाव किया गया। इससे ठीक बाद उन्होंने शिवसेना गुट के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु को हटाकर भरत गोगावले को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, अजय चौधरी को भी विधायक दल के नेता पद से हटाकर एकनाथ शिंदे को नेता नियुक्त कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान बेंच ने इस मामले को भी 11 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। महाराष्ट्र की उथल-पुथल को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर भी उसी दिन सुनवाई होनी है। इसमें एक याचिका में एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों ने तत्कालीन डिप्टी स्पीकर द्वारा अयोग्यता की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका सुनील प्रभु ने फ्लोर टेस्ट कराने के राज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर की है। ब्यूरो रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टियों के बाद वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सोमवार को वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी। अब इस मामले में कोर्ट 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में सिर्फ 40 लोगों को जाने की अनुमति दी गई। मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर रखा गया। इसके अलावा संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। दरअसल 17 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानव्यापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 23 मई से जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें दी थी। सिविल जज के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी का सर्वे कराया गया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। इसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित स्थल को सील करने की मांग की थी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने इसे
सील कर दिया था। मुस्लिम पक्ष ने प्लेन ट्रेडिंग अपनी कंटिन्यू करी, कंक्लूड कर दी है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डेट मांगी थी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आर्गुमेंट है उसकी डेट रखी गई है 12 जुलाई। हालांकि जज साहब परसों की दे रहे थे, अंजुमन इंतजामिया पक्ष भी तैयार थे कि वादीगण राखी सिंह से अतिरिक्त जो वादी हैं वो तैयार नहीं थे कि हमारा डे वेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो 12 जुलाई अनडिस्प्यूटेड हो चुकी है दोनों पक्ष से। 12 जुलाई को लीगल पॉइंट ऑफ व्यू के आर्गुमेंट वो स्टार्ट करेंगे। अगर कंक्लूड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि अब तक इन्होंने प्लेन ट्रीट करी थी जनरल मैनर में, और उसमें हर चीज को कहा कि ये बार्ड है, ये बार्ड है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, रिएक्शनेबल है। अब उसके सपोर्ट में साइटेशन लाना, लॉ लाना, प्रेसिडेंट्स लाना, बेयर एक्ट्स लाना, ये सब अब देखा जाएगा। बचे हुए पॉइंट बिंदु थे, मुस्लिम पक्ष ने आज अधिवक्ताओं ने उन्हीं बिंदुओं को कंप्लीट किया है। 51 जो हमारे बिंदु थे उनको उन लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है, प्रेयर को भी पढ़ लिया है। उसके बाद सबमिशन के लिए समय मांगा तो माननीय न्यायालय ने 12 तारीख का समय जो है सबमिशन के लिए दे दिया है। अगली तारीख क्या दिया? 12 जुलाई को डेट पड़ा है, उसमें कंटिन्यू करते हुए मुस्लिम पक्ष को ही सुना जाएगा। उसके बाद जब उनका कंप्लीट होगा तब हम लोग की बारी आएगी, हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे। आपके पास कितने पैराग्राफ थे और कितना पढ़ चुके? 51 पैराग्राफ ये बिंदु जो थे, पॉइंट थे, उसको उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद अब सबमिशन का समय, उसमें जितना समय लें उसके बाद हम लोग की बारी आएगी। क्या लगता है 12 जुलाई को कंप्लीट हो जाएगा? हो जाना चाहिए, हमारे ख्याल से तो उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिस गति से पढ़ रहे हैं उस गति से 12 जुलाई को हमको लगता है कि इनका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का समय आएगा। अच्छा, इतना सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के पलानीस्वामी द्वारा AIDMK जनरल काउंसिल में प्रस्तावों को पारित करने पर रोक लगाने वाली मद्रास हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को 6 जुलाई को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट वैद्यनाथन ने याचिका का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। सीनियर वकील ने प्रस्तुत किया कि खंडपीठ ने न्यायाधीशों में से एक के आवास पर आधी रात को असाधारण बैठक और सामान्य परिषद को कोई प्रस्ताव पारित करने से रोकने के लिए सुबह 4 बजे आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल के आंतरिक कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप है। सीनियर वकील ने कहा कि अंतरिम आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं और वो खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आ रहे हैं। ओ पनीरसेल्वन समूह के M षणमुगम का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केविएट पर पेश होते हुए तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि छुट्टियों के दौरान मामले को सूचीबद्ध करने की कोई तत्कालीनता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अंतरिम आदेश मूल मुकदमे में पारित किया गया है जो अभी भी लंबित है। अवमानना याचिका निर्देशों के उल्लंघन के लिए दायर की गई है। पीठ हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मंजूरी के अधीन मामलों के परसों सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गई है। जस्टिस सुंदर मोहन और जस्टिस दुरईस्वामी की खंडपीठ द्वारा 23 जून को अन्ना द्रमुक महापरिषद को कोई प्रस्ताव पारित करने से रोकने के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। खंडपीठ ने एक दिन पहले पारित एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अन्ना द्रमुक के सामान्य परिषद सदस्य M षणमुगम द्वारा दायर इंट्रा कोर्ट अपील में आदेश पारित किया, जहां एकल न्यायाधीश ने पार्टी को अपने उप नियमों में कोई संशोधन करने से रोकने से इनकार किया। ये विवाद अन्ना द्रमुक के दोहरे नेतृत्व वाले ढांचे में बदलाव को लेकर है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश JB पारदीवाला ने सोशल मीडिया पर न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत एजेंडा संचालित हमलों के लिए लक्ष्मण रेखा पार करने की प्रवृत्ति को खतरनाक करार देते हुए कहा, देश में संविधान के तहत कानून के शासन को बनाए रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को अनिवार्य रूप से विनियमित किया जाना जरूरी है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने यहां एक कार्यक्रम में टिप्पणी की। उनका संदर्भ पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा की निलंबित नेता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर अवकाशकालीन पीठ की कड़ी मौखिक टिप्पणियों पर हुए हंगामे से था। इस खंडपीठ में न्यायमूर्ति पारदीवाला भी शामिल हुए थे। शीर्ष अदालत ने कहा था कि उनकी बेलगाम जुबान ने पूरे देश को आग में झोंक दिया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नूपुर शर्मा पर टिप्पणी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज JB पारदीवाला ने सरकार को सलाह दी है। जस्टिस
पारदीवाला ने कहा कि वो सोशल मीडिया पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर निजी हमलों के बारे में कहा कि आधा सच, अधूरी जानकारी रखने वाले लोग और कानून के शासन, सबूत, न्यायिक प्रक्रिया और सीमाओं को नहीं समझने वाले लोग हावी हो गए हैं। जज जेबी पारदीवाला ने कहा कि सरकार को सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में सोशल मीडिया द्वारा ट्रायल न्यायिक प्रक्रिया में अनुचित हस्तक्षेप है और संसद को इसके नियमन के लिए कानून लाना चाहिए। जज ने कहा कि कोर्ट सकारात्मक आलोचनाओं को स्वीकार करती है, लेकिन जजों पर निजी हमले स्वीकार नहीं है। पारदीवाला ने कहा कि भारत पूरी तरह से परिपक्व और शिक्षित लोकतंत्र नहीं है। यहाँ विचारों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में कानून बनाने का तरीका है कि इसे पेश करने से पहले इसकी खूबियों पर प्रेस और सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाती है। जब इसे सदन में पेश किया जाता है तो इस पर विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चर्चा की जाती है। एक बार ये पारित हो जाने के बाद अदालत में इसकी वैधता पर सवाल उठाया जाता है। इसे 3D कह सकते हैं, यानी पब्लिक डिस्कशन, पार्लियामेंट्री डिबेट और जुडिशियली डिग्री। उन्होंने कहा कि कानून का शासन भारतीय लोकतंत्र की सबसे विशिष्ट विशेषता है। जनता की राय को कानून के अधीन होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि किसी भी मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय को केवल कानून का शासन ध्यान में रखकर ही फैसला करना चाहिए। न्यायिक फैसले जनता की राय से प्रभावित नहीं हो सकते। अपने फैसलों और टिप्पणियों से चर्चा में रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला ने कहा कि लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। मुहावरे को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है। ये मूल रूप से निराशाजनक तरीके से कहा गया था। पारदीवाला ने यहाँ तक कहा कि एक तानाशाही सरकार भी दावा कर सकती है कि वो कानून द्वारा शासन करती है, क्योंकि कानून है और उसका पालन किया जाता है। कानून के शासन की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बॉलीवुड अभिनेता दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व रूममेट सिद्धार्थ पिठानी को राजपूत की मौत के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर पिठानी को जमानत दी। मुंबई की एक विशेष अदालत द्वारा उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज होने के बाद पिठानी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। अधिवक्ता अद्भुत तहमकर के माध्यम से दायर अपील में दावा किया गया कि पिठानी के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से विशेष लोक अभियोजन श्री राम सिरसत ने तर्क दिया कि पिठानी के लैपटॉप और फोन पर वीडियो थे। साथ ही सुशांत के खातों के माध्यम से बैंक लेन देन नशीले पदार्थों की खरीद से जुड़े थे। मामले का मुख्य आरोपी पिठानी लंबे समय से फरार था। उन्होंने राजपूत के साथ एक फ्लैट साझा किया और राजपूत की मृत्यु को नोटिस करने वाले पहले लोगों में से एक थे। 26 मई 2021 को हैदराबाद से पकड़े जाने से पहले उन्हें 3 बार तलब किया गया था। हैदराबाद की एक अदालत ने ट्रांजिट वारंट प्राप्त करने के बाद उन्हें एप्लेमेंट मुंबई में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने उन्हें पुलिस हिरासत में और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पिठानी को उनकी शादी में शामिल होने के लिए जून में 15 दिनों की अस्थायी जमानत दे दी गई थी। पिठानी ने उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसा जाने का दावा करते हुए जमानत मांगी थी। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके पास कभी भी कोई मादक पदार्थ या ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उनके मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने के संकेत मिलते हों। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को सिंगल जज के उस आदेश की पुष्टि की जिसमें राज्य में मेडिकल एडमिशन से संशोधित घोटालों की सीबीसीआईडी जांच का निर्देश दिया गया था। अदालत ने ये आदेश चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के चयन समिति के पूर्व सचिव डॉक्टर जी सेल्वराजन द्वारा दायर एक अपील पर पारित किया, जिसमें एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसमें अदालत ने सेल्वराजन को अन्य लोगों के साथ एमओपी का संचालन नहीं करने का दोषी पाया था। अदालत ने भी पाया कि सेल्वराजन और अन्य प्रतिवादी रिट याचिका में मेधावी छात्रों को बाहर करने के लिए गैर मेधावी छात्रों को सीट दे रहे हैं। इस प्रकार अदालत ने डॉक्टर सेल्वराजन और अन्यों के खिलाफ जांच का आदेश दिया और जांच के नतीजे के अधीन व्यक्तियों को देय पेंशन और अन्य लाभों को रोकने का निर्देश जारी किया। चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई जारी रह सकती है और अदालत केवल जांच कार्रवाई के परिणाम के अधीन अपीलकर्ता को पेंशन लाभ को रोकने के संबंध में हस्तक्षेप कर सकती है। इससे पहले अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पक्षों से जवाब मांगा था। सीबीआई जांच क्यों नहीं की जानी चाहिए।
अदालत ने राज्य से सवाल किया कि एकल न्यायाधीश के आदेश के मुताबिक क्या कार्रवाई की गई है। पूरा मामला नीट उत्तीर्ण छात्रों ने अधिकारियों को निर्देश देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सामान्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के निदेशक और चयन समिति के सचिव प्रबंधन सीटों के लिए मॉप अप काउंसलिंग आयोजित करने के लिए और सीट मैट्रिक्स के अनुसार रिक्त घोषित पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीटों को भरे। ये भी आरोप लगाया गया कि मेधावी छात्रों के मुकाबले गैर मेधावी छात्रों को सीटें दी जा रही हैं। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि देश में अभूतपूर्व कोविड स्थिति के कारण समय की कमी की वजह से परामर्श आयोजित नहीं किया गया था। अदालत ने जांच का निर्देश दिया और कहा कि भले ही सेल्वराजन अब सेवानिवृत्त हो गए हों, लेकिन ये उनके प्राधिकरण में अवैध कृत्य किए गए थे। चलिए इसी के साथ कोर्ट राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.